हमको एक बड़ा विमर्श चलाना पड़ेगा। आप न्यूज नहीं बनाते, आप व्यूज बनाते हैं। ये इम्तिहान दिया और नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसको ज्ञान बहुत है, तो गांव के लोग शाम को उसके दरवाजे बैठ के पंचायत सुनते कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। और जितनी बीमारियां हैं, मान के चलिए कम से कम 70% बीमारियां हमारी बुलाई हुई है। हेल्थ सेक्टर में हम लोगों ने ये किया है कि 5000 की आबादी पर हमने हेल्थ सेंटर बनाए, जिनको हम सब सेंटर कहते हैं। 2015 से टीवाई और एनबीटी ने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया। तब से लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन चिकित्सा जगत में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करने के लिए, इसके अलावा जो आपने बेहतर काम किया उनको जनता की नजरों में लाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन ग्रुप लगातार करता रहा है। सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सा क्षेत्र में जिन लोगों ने बेहतर काम किए हैं उनका सम्मान भी ग्रुप लगातार करता रहता है। ऐसे भव्य एवं गरिमामय समारोह के लिए मैं नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया का हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि विगत 2022 से चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का अवसर हमें प्रशासनिक रूप से मिला है। हमने जो पास से देखा है, क्योंकि आप लोग मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से हैं, कुछ लोग मरीजों की दिन प्रतिदिन सेवा में हैं, कुछ लोग रिसर्च से जुड़े हैं। हम जो गांव गरीब की बात करते हैं, जब तक एक एक व्यक्ति को क्वालिटी हेल्थ न दे पाए हमको एक बड़ा विमर्श चलाना पड़ेगा। बड़ा विमर्श क्या है कि कैसे हम स्वस्थ रहें, बीमारी ना आए, इस पर कभी विचार आप लोग नहीं करते। होता क्या है कि हम जब बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल भागते हैं। उदाहरण के लिए डेंगू के बारे में जब हम सुनते हैं तो हर ठंड से पहले, बरसात के बाद बड़ा बड़ा अखबार में आता है कि डेंगू आ गया, डेंगू आ गया। डेंगू आता कैसे? डेंगू तो हम पालते, डेंगू कहीं आता थोड़ी, कोई हवा थोड़ी आ गई, हिमालय से ठंडी आ गई तो हम लोगों ने सर्दी के कपड़े निकाल लिए। डेंगू को तो हमने पाला है। हमको बरसात के तुरंत बाद या बरसात के क्षणों में डेंगू के मच्छर न पनपे, लावा न पनपे, उसके लिए हमने क्या किया? कभी चिंता नहीं होती। सीधे सीधे डेंगू आया तो आज 35 मरीज मिले, आज रिकॉर्ड टूट गया, आज जो है वो एक की बहुत दुखद डेथ हुई। ऐसी खबरों से मन पीड़ित हो जाता है। हम पूरे इंटायर स्टेट के लोगों से कहना चाहते हैं, और आप सबसे भी कहते हैं कि आपके पास जो आप कहोगे पब्लिक उसको फॉलो करेगी। आप सब हमारे आइकॉन्स हैं। आप न्यूज नहीं बनाते, आप व्यूज बनाते हैं, और यही काम हमारा जो मंच पे 250 लोग बैठे वही लोग, वो लोग भी करते हैं। मरीज को मर्ज ही न पनपे, उसके लिए आपने क्या किया? मुझे लगता है कि जितने बड़े चिकित्सा संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, पीजीआई हैं, और बड़े निजी चिकित्सा क्षेत्र में जो बड़े संस्थान हैं, कार्यशालाएं आयोजित होना चाहिए और गांव गांव आयोजित होनी चाहिए। हम ग्राम प्रधान को भी जोड़े, बीडीसी मेंबर को भी जोड़े, और जितने जनप्रतिनिधि हैं या सोशल वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं सोसाइटी में ढेर सारे लोग बगैर पद के भी काम कर रहे हैं। इलेक्ट होना एक प्रक्रिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, लेकिन ढेर सारे ऐसे लोग हैं गांव में जो रिटायर मास्टर हो गए, उनकी भी लोग सुनते हैं। सेना में रिटायर होकर के व्यक्ति आया, वो जवान रहा, उसकी भी लोग सुनते हैं। या अन्य पदों पर होकर के गांव में आया है उसकी भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इम्तिहान दिया और नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसको ज्ञान बहुत है, तो गांव के लोग शाम को उसके दरवाजे बैठ के पंचायत सुनते कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसे लोगों को हम इकट्ठा करके क्यों नहीं काउंसलिंग करते कि बीमारी ही न हो? और जितनी बीमारियां हैं, मान के चलिए कम से कम 70% बीमारियां हमारी बुलाई हुई। 30% बीमारियां तो कुदरत की देन है कि हमारे शरीर में कौन सी डिजीज पनप जाए। 70% तो हम अपने खुद बुला करके ही उनको न्योता देते हैं, और धीरे धीरे देते हैं। जैसे हम ऐसे किसी कार्य क्षेत्र में जाएं जहां पर स्मोक अधिक होगा। आप देखते होंगे जो रेल का इंजन कोयले वाले चलाते थे ड्राइवर्स, उनकी लाइफ का कभी अध्ययन किया होगा आपने? नहीं किया होगा। उनकी लाइफ का जरा साइकिल देखिए। जो कोयले का इंजन चलाते थे रेल, कभी उन ड्राइवर के परिवारों से मिलिए, उनके बच्चों से मिलिए, तो पता चलेगा उनके पिताजी रिटायरमेंट के पहले ही खांसने लगे थे और 65-70 आते आते और चले गए। कभी भट्ठे में काम करने वाले मजदूरों से पूछिए जो लगातार डस्ट की गिरफ्त में रहते हैं। कभी निर्माण सामग्री धोने वाले लोगों से बात करिए। मुझे लगता है कि हमको एक बड़ी बृहद परिचर्चा करके एक सर्कुलर बना करके, और सभी विभागों, केवल हेल्थ से काम नहीं चलने वाला। सामान्यतः क्या होता है कि हम सारा बोझ हेल्थ पे डाल देते हैं।
और हेल्थ का काम क्या है, जब बीमार हो जाओगे तो हम काम करेंगे, लेकिन बीमार न हो इस पर परिचर्चा होनी चाहिए। और मुझे क्या लगता है कि हम अपनी शारीरिक व्यवस्था को, खान पान को बेहतर बना करके अपने को चुस्त तंदुरुस्त रख सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम आयुर्वेद का भी सहारा ले सकते हैं, आयुर्वेद पर डिस्कशन होना चाहिए। ढेर सारी, जैसे आप चलाते हैं ना पौधा लगाने का अभियान, आरोग्य वाटिका, अब तुलसी दल को आप केवल खौला के रोज पीजिए 4 पत्ती, फिर हमसे बात करिएगा। आप जरा कुछ पीना शुरू करिए। जरा कुछ के बारे में सब लोग अवेयर नहीं हुआ, गांव के लोग जानते होंगे, जंगली पौधा होता है, उसकी पत्तियां 4 निकाल करके उबाल के पीजिए, चाय जैसा आनंद आएगा, लेकिन 2-3 महीने बाद आपको पता चलेगा। और जितने लोग बैठे सुन लो, आप 1 चम्मच जीरा ले लो, मेथी ले लो, अजवाइन ले लो, सौंफ ले लो, और उसको रात में भिगा दो आप 1 गिलास में, और सुबह छान के पियो। 6 महीने बाद हमसे बात करिएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, कोई ऐसी चीज नहीं है जो घर में ना हो, और कोई ऐसी चीज नहीं जो बीमार ना करे आपको। ये अगर पीते रहेंगे तो कोई एक्स्ट्रा इस पे शरीर पे लोड नहीं आने वाला है, लेकिन आपको दिन भर स्फूर्ति नजर आएगी। जितना कबाड़ घर में रखा हुआ है हमारे, वो निकाल के बाहर करेगा। स्क्रैप को हम बांधे रहते हैं, और इस स्क्रैप को बांधे इसीलिए रहते हैं कि सब इधर उधर का भोजन होता है, फाइबर जाता नहीं है तो वो बंधा रहता है। तो पहले अपनी गाड़ी को, जो हम गाड़ी अपनी लेते हैं 2-4-5 लाख से लेकर गाड़ी 50 लाख तक की डॉक्टर साहब लोग रखे हैं, और जनता में चले जाइए 70,000 की मोटरसाइकिल से लेकर के 2 लाख तक की मोटरसाइकिल, लेकिन उस गाड़ी के बारे में बहुत चिंता, स्क्रैच लग गई तुरंत डेंट पेंट होना चाहिए। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हम स्वीकार कर रहे बैठे हैं, हवा ठंडी चल रही, लाइट जल रही, माइक लगा हुआ है, इसको भोगेगा कौन जब तक शरीर ठीक नहीं रहेगा। हम यहां तक आने लायक तो बने रहे, ये ताज खुला है गोमती नगर में, बैठे लायक तो हो। तो मेरा सुझाव ये है कि स्वस्थ शरीर के लिए हमको बड़ी कार्यशाला आयोजित करना है। योगा का एक फैशन है, चलन है, योगा कर सकते तो करिए, नहीं कर सकते तो मत करिए। आप फेफड़े को पूरी ताकत दीजिए कि वो फूले पूरा। आप मोटरसाइकिल नहीं ले आओ, कितनी भी ले आओ, जो बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें आती हैं वो 20-20 लाख की आती हैं, चाहे 70,000 वाली ले आओ, खड़ी कर दो, और 4 साल बाद हम मिलेंगे। 4 साल बाद मोटरसाइकिल चलने की स्थिति नहीं होगी बगैर रुपया लगे, टायर भी गए होंगे, और इंजन में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी। जब तक आप सर्विसिंग नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान ने पुर्जे तो हमारे शरीर में ढेर सारे बनाए, ये भी मशीन ही है, तुम्हारा पूरी तरह मशीन है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इसकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग, सर्विसिंग होना जरूरी है। इसको हवा पानी भी चाहिए, घुमाना भी चाहिए, एक एक पुर्जा, एक एक जोड़ इसलिए थोड़ी बना फिक्स कर दिया जाए, घुमाना भी पड़ेगा। फ्रोजन शोल्डर क्या है, अगर घुमाते रहोगे तो नहीं होगा, है ना। और गर्दन को अपना धीरे धीरे ऐसे करके ताकत लगा के पीछे आगे करते रहिए, दाएं बाएं करते रहिए, तो गर्दन में कोई बीमारी जो पट्टा बांधते नहीं होगा। अब लोग कहते हैं घुटने में दर्द हो रहा, घुटना रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं। जो व्यक्ति 40-50 क्रॉस कर गया वो कुछ ना करे, खाली समय में पीछे खींचते रहो इसको। दिन में 150 बार करोगे, अपने आप तुम्हारा सब सही है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ढेर सारी ऐसी व्यवस्था, हम तो चिकित्सक है नहीं, हम तो नीचे से गांव गरीब के बीच में बैठते हैं, तो आप लोगों से सुन सुना के हम लोग जानकारी आ गई है। तो मेरा एक कहना है कि बड़ी कार्यशाला का आयोजन, इस पे आप सब भी उसमें रहो, और गांव के जनप्रतिनिधियों को, एमएलए एमपी सबको जुटाओ, और कौन क्या करता है सब लोग अपना। देखिए हम कक्षा 8 पहुंचे तो पिताजी ने रूल उठाया, कहा अपना टाइम टेबल बताइए, कैसे उठेंगे, कैसे सोने तक का बताइए। सबके पास हुआ होगा ऐसा कि 6 बजे उठेंगे, 7 बजे जो है नाश्ता करेंगे, 8 बजे स्कूल जाएंगे, फिर आएंगे 4 बजे लौट करके तो रोटी पानी जो घर में मिलता था खाएंगे, फिर खेलेंगे, फिर शाम को होमवर्क स्कूल का करेंगे, फिर 8-9 बजे सो जाएंगे। सबने बनाया कि नहीं बनाया? मैं भैया 12 बजे 11:30 बजे सोता हूँ, और फिर 5:30-5 बजे उठ जाता हूँ। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, तो एक टाइम टेबल हमारा आप सबका होना चाहिए। भोजन करने का समय है, नाश्ता करने का समय है, सोने का समय होना चाहिए। तो एक स्वस्थ सुंदर शरीर के लिए बहुत आवश्यक है हवा पानी लेना और टहलना घूमना, बहुत आवश्यक है। दूसरा आया हेल्थ सेक्टर में हम लोगों ने क्या किया है। हेल्थ सेक्टर में हम लोगों ने ये किया है कि 5,000 की आबादी पर हमने हेल्थ सेंटर बनाए, जिनको हम सब सेंटर कहते हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र। उनमें से 21,000 हमारे पास जो है वो स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर हैं। पहले इनको हम हेल्थ वेलनेस सेंटर बोलते थे,
जो ये स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, इन पर हमारे पास 58 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध हैं। पेट दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार, जो भी दवाइयां तत्काल दे सकते हैं, वहां हमारे पास एक CHO है, हम उसको कम्युनिटी हेल्थ अफसर बोलते हैं। और जो शहर में हमारे स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर है, वहां में MBBS डॉक्टर की नियुक्ति करते हैं, और जो नीचे गांव में है वहां CHO की नियुक्ति करते हैं। शहर में इसलिए नियुक्त करते हैं कि शहर में कोई अगर बड़ी बीमारी भी मोहल्ले में है तो उसको नियंत्रित कर सके। वहां पर हम जच्चा बच्चा के लिए वैक्सीनेशन की भी सुविधा है। एक एनएम स्तर की हमारे पास नर्स भी होती है जो उसको डिलीवरी की व्यवस्थाएं करा सकती है। हमारी आशा वर्कर भी वहीं से अटैच है। तो एक छोटा अस्पताल 5,000 की आबादी पर है, और उसकी संख्या अभी लगभग 25,500 है। उसमें से 21,000 में हेल्थ वेलनेस सेंटर, जिनको हम स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर कहते हैं, उसमें बेहतर मतलब एक स्टेप आगे इसलिए है वो 21,000 कि हमने वहां पर एक कंप्यूटर सबको दिया। कंप्यूटर के माध्यम से हम संजीवनी ऐप को डाउनलोड करके किसी भी गंभीर मरीज को हम ऑनलाइन देखने की व्यवस्था की है। ऐसे लगभग 70 से 80,000 मरीज हम प्रतिदिन अटेंड करते हैं, जो गांव में 5,000 की आबादी पर है। इसके बाद हमारे पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनकी संख्या 3,500 के लगभग है। वहां हम OPD से लेकर के और अस्पताल बंद होने तक सारी दवाइयां जो प्राथमिक हो सकती हैं, और एक छोटा हमारे पास ड्रेसिंग सेंटर भी है, जिसको हम OT तो नहीं कह सकते, माइनर OT कह सकते हैं, जहां चोट वोट लग गई, पट्टी उट्टी टाकाओं का लगाया जा सकता है। इंजेक्शन लगाने की सुविधाएं रहती हैं। वहाँ MBBS चिकित्सक है और स्टाफ है, वार्ड बॉय है, सारी व्यवस्था है। वहां भी दवाइयां हमारे पास लगभग 150 के लगभग दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध है। फिर इसके बाद हमारा CSC आता है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। वो लगभग हमारे पास 950 है। वहां पर हम सारी व्यवस्थाएं करते हैं। सबसे बड़ी बात वहां पर है, हम अपनी बहनों का सिजेरियन डिलीवरी भी कराते हैं, और वहां पर स्टाफ पर्याप्त रहता है, और 30 बेड का अस्पताल है, वो इंडोर हॉस्पिटल है, और उसमें दवाइयां करीब 200 प्रकार की उपलब्ध है। ऐसा करके कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास क्या होती है, जो डिलीवरी केसेस बहनों के संस्थागत प्रसव हमें 100% ले जाना है। पहले ये 82,000 में थे हम, अब इस समय हम लगभग 86 पे हैं। हमने 22 से लेकर के अब तक प्रगति हासिल की है। धीरे धीरे डाटा हम 100% के टारगेट पे हैं, जो हमारा नेशनल टारगेट है उसके करीब हम आ गए हैं। मेरा मानना है कि जो हमारी बहनें हैं, उनको डिलीवरी के समय कम से कम 9 माह में 3 बार अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता है। और रेडियोलॉजी से जुड़े हमारे चिकित्सक बता पाएंगे कि सर्वाधिक कमी रेडियोलॉजिस्ट की हमारे स्टेट में है, पूरी कंट्री में। तो न मिलने के कारण बहनें घूमती रहती हैं, वो कहाँ अल्ट्रासाउंड कराएं, महंगा है मार्केट में, सरकारी अस्पताल में क्यू लंबी है, किसी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट है, किसी में नहीं है। हमने क्या किया है कि पहली बार अभिनव प्रयोग पूरे देश के पैमाने पर पहली बार हुआ सुनील जी। हमने स्टेट बैंक के साथी हमारे बैठे हुए हैं, स्टेट बैंक के सहयोग से ऐप डेवलप किया है। हम अपनी बहन जो आशा वर्कर के माध्यम से चिन्हित करते हैं कि उसको कब अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता है, आशा वर्कर को पता होता कि किस गांव में किसके यहाँ डिलीवरी होनी है। फिर उसके मोबाइल पर हम एक बारकोड भेजते हैं, और हमने प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को खुला ऑफर दे रखा, जो भी सूचीबद्ध कराना चाहे कर ले, और प्राइवेट में हमारी बहन जाकर के अल्ट्रासाउंड कराती है, जब आवश्यकता उसको चिकित्सक लिखते हैं, और पैसा बारकोड स्कैन करते ही वो डॉक्टर साहब के खाते में चला जाता है। हमारी बहन को कोई पैसा देना नहीं पड़ता। ये हमने यूपी में अभिनव प्रयोग किया है। इसके बाद वो डिलीवरी केसेस भी हमारे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 10-15 इंडोर पेशेंट्स डिलीवरी केसेस हमेशा रहते हैं। किसी भी अस्पताल में जाकर के आप कहीं 30 बेड फुल होगा, 10-15 तो हर अस्पताल में मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे पास लगभग 85 है। आप सोच रहे होंगे 75 में 85 कैसे है? 85 एक जिले में कहीं 2-2 डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है। जैसे महिला चिकित्सालय को भी हमने जिला स्तरीय बनाया है, वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ICUs भी हैं, और सारे हम जांच वांच करके व्यवस्थाएं करते हैं। इसके अलावा विशिष्ट श्रेणी के भी अस्पताल हमारे पास है बड़ी संख्या में, 100 बेड, 50 बेड। उन अस्पतालों में भी विशिष्ट श्रेणी का जो भी व्यवस्थाएं हमारे पास होनी चाहिए, हम निःशुल्क इलाज पूरी तरह से करते हैं। मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस स्टेट में आप सब जानते हैं
2017 से पहले गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, मात्र 17 मेडिकल कॉलेज। आज हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, फुल कैपेसिटी में, जहां 5 वर्ष की पढ़ाई चल रही है। 17 मेडिकल कॉलेज को पहले वर्ष की पढ़ाई की अनुमति इस साल मिली, जो अतिरिक्त है। हमने एमबीबीएस की सीटों को लगभग 3 गुना की तरफ हम बढ़ गए, 2 गुना तो थी पिछले साल, अब लगभग 3 गुने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों में भी, एमडी एमएस में भी हम तेजी के साथ 2 गुने से अधिक पर पहुंचे हैं।